तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का जो विषय है वो है दिल्ली इलेक्शन, और दिल्ली इलेक्शन में कौन सी सीट? नजफगढ़। अब नजफगढ़ पे हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वहां पे लगातार आम आदमी पार्टी के जो मंत्री बोलेंगे अशोक गहलोत जीतते आ रहे थे, वो हार ही नहीं रहे थे। तो भाजपा क्या करेगी वहां पे, या कांग्रेस क्या करेगी? वो भी अपना उम्मीदवार कोई ना कोई खड़ा करेगी, कुछ ना कुछ चालबाजियां करेगी, क्योंकि राजनीति में शब्दों का ऐसे ही प्रयोग किया जाए शायद, तो मैं चालबाजी ही बोलूंगा। तो इस तरीके से एक प्लान किया गया कि अशोक गहलोत ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। अब भाजपा ज्वाइन कर ली तो होगा क्या? होगा ये, जो आदमी 3 बार लगातार जीतता आ रहा था, अब वो आम आदमी पार्टी के पास तो रहा नहीं। अब वो कहां चला गया? भाजपा के पास। और भाजपा से भी बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कमाल की बात है, 3 बार मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे, पार्टी छोड़ दी आम आदमी पार्टी और भाजपा में आ गए। और भाजपा से भी नजफगढ़ से सीट इलेक्शन नहीं लड़ा, बिजवासन से जाके लड़ा। तो अब बात घूम फिर कर ये है कि भाजपा से कौन इलेक्शन लड़ रहा है? भाजपा से नीलम पहलवान। और फिर कांग्रेस से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस से भी एक यादव सुषमा यादव, और आम आदमी पार्टी से तरुण यादव। अब मैं आपको एक गणित जो मेरे समझ में आया है वो मैं आपको एक बताता हूं। अब जातिगत समीकरण जो मैं देखने लग रहा हूं, वहां पे क्या स्थिति है। मान लो मेरा नाम जगदीप शर्मा नहीं, जगदीप हुड्डा है, मान लेते हैं, और मैं रोहतक से हूं। अरे जब मेरे को वोट डालनी हो तो मोस्ट प्रोब क्या सोचा जावा है कि अब वोट किसको डालेगा? जगदीप हुड्डा डालेगा कांग्रेस को। अब भाजपा को वोट नहीं डालेगा। अब कांग्रेस को क्यों डालेगा? क्योंकि वहां पे हुड्डा साहब है। अब सपोज करते कांग्रेस अलग इलेक्शन लड़े और हुड्डा साहब इलेक्शन लड़े, तो जगदीप कहां है वोट डालेगा? फिर वो कांग्रेस को नहीं डालेगा, फिर हुड्डा साहब को डालेगा। अब अगर जगदीप की वोट दिल्ली में है तो जगदीप हुड्डा फिर किसको वोट डालेगा? कांग्रेस को? बिल्कुल ना। अगर वहां पे हुड्डा साहब आ जाए तो उनको ना। क्या आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल नहीं। तो भाजपा को। ये एक जातिगत समीकरण देखना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ समीकरण है। कितने मेरे भाई इस बात से संतुष्ट हैं तो बताना कमेंट बॉक्स में। तो वहां पे जो जाट वोटर है लगभग 40% नजफगढ़ में, और 30% बिहारी वोट नजफगढ़ में है। तो बचा 70, जो ये बना 70%, ये 70% वोट बैंक कहीं ना कहीं भाजपा को जाने की उम्मीद है। क्योंकि पूर्वांचली बिहार के लोग भाजपा को अन्य राज्यों की अपेक्षा भाजपा को ज्यादा पसंद करते हैं अन्य राज्यों में जाके। अब वही बिहारी वोट अगर बिहार में होता तो वो लालू प्रसाद यादव को वोट डाल सकता था। क्योंकि अब ये यादव हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूं। अब नजफगढ़ में यादव वोट बैंक कम है, 70%, 40% जाट और 30% पूर्वांचल नजफगढ़ के अंदर है। जो एक अमूमन सा जो समीकरण सा जो मेरे को लगा इतना है। और बाकी जो वोट है वो है वहां पे सरकारी कर्मचारी, इस टाइप के मिक्सअप से ज्यादा हैं लोग। अब सरकारी कर्मचारियों की अगर बात करा तो 8वां वेतन आयोग का जो चक्कर चलाया है, हालांकि पहले मना करती रही सरकार, जो सुनने में आया, लेकिन अब जो 8वें वेतन आयोग का जो चक्कर चलाया है वो चक्कर बड़ा खतरनाक है। लगभग 4 लाख वोट बैंक दिल्ली के अंदर हैं सरकारी कर्मचारी, सेंट्रलाइज्ड। तो अब ये बड़ी खबर है कि वहां पे जो नीलम पहलवान है वो इलेक्शन जीतेंगी, ऐसा लगा है। सॉरी, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, ऐसा लगा है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी से तरुण यादव, कांग्रेस से जो सुषमा यादव, ये दोनों की वोट बैंक वहां पे नजर कम आ रही है। अशोक गहलोत का अपना एक वर्चस्व है, उनका एक वोट बैंक है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे समीकरण ऐसे हैं कि वहां पे भाजपा जीत सकती है। देखो, मैंने आपको बताया जाट बिरादरी, पूर्वांचल वोट, और अब जो नाराजगी है केजरीवाल से, एंटी इनकम्बेंसी भी तो एक शब्द हुआ है यार।
5%, 10%, ये भी तो एक वर्चस्व है। हालांकि पिछली बार अशोक गहलोत जी हारते हारते बच गए थे। समीकरण कुछ आप समझिए, जो मैंने लगा मैंने वीडियो बना दी। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।